नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। नैनीताल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उससे शुरुआत करते हैं। यहां एक 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। गाड़ी के नीचे दबने से बच्चे की मौत हुई है। नैनीताल के थापला गांव का ये मामला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाड़ी के नीचे दबने से बच्चे की मौत हुई है। ये दर्दनाक मौत नैनीताल में हुई, जहां 2 वर्ष का बच्चा गाड़ी के नीचे दब गया, उसकी मौत हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं आपको। नैनीताल से गाड़ी के नीचे दबने से बच्चे की मौत हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। वीरेंद्र, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए आशीष, ये थापला गांव का पूरा मामला है और हर दिन की तरह जो ड्राइवर था वो अपनी गाड़ी को बैक कर रहा था, लेकिन आज अचानक से जो 2 साल का बच्चा था वो टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी डेथ हो गई है। हालांकि बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है और जो अभी पुलिस को मेमो भेजा है और पोस्टमार्टम उसकी तैयारी उसकी जारी है। जी, क्या इसमें कोई हिरासत में भी लिया गया है? क्या पूछताछ भी हुई है कुछ? देखिए, जो घटना हुआ है वो घर के ही सदस्य के द्वारा हुआ है और ये एक जानबूझकर नहीं, बल्कि वो रोज बच्चा अपने चाचा के साथ बाहर निकलता था, जिसके बाद आज जब वो अपने चाचा के साथ आया तो उसने भी उस बच्चे को नहीं देखा कि वो किस तरह वहां पर है, क्या है। वो गाड़ी बैक करने लगे तो उसके जो पिछला टायर था उसमें बच्चा आ गया था, जिससे उसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। कोटद्वार से भाबर इलाके को जोड़ने वाले सुखौरो नदी पर बने पुल पर ढहने का खतरा मंडराने लगा है। चैनलाइजेशन के नाम पर नदी में हो रहे बेतहाशा खनन के चलते पुलों की नींव जो है वो खतरे में है। तो वहीं ग्वालगढ़ गदेरे में भी तटबंध तक खोद दिए गए हैं। सिंचाई विभाग की हालिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि नदियों में मानकों के विपरीत चैनलाइजेशन का काम हुआ है, जिसके आधार पर प्रशासन ने ग्वालगढ़ और सुखौरो नदी में चल रहे चैनलाइजेशन के काम पर तत्काल रोक लगा दी है। एसडीएम कोटद्वार का कहना है कि पट्टा धारकों को जल्द से जल्द नदी में हुए गहरे गड्ढों को भरने और मानकों के अनुसार काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। नदी वाली में भी जो चैनलाइजेशन का कार्य जारी है, उन्होंने कुछ मानकों से इतर जा करके वहाँ पे चैनलाइज किया है। इसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है और फिलहाल तत्काल प्रभाव से उनका जो वहाँ से निकासी का पोर्टल है उसको बंद किया गया है और उनको हिदायत दी गई है कि जो खास तौर से यदि कहीं पे जहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार तटबंध कहीं पे अगर भरे नहीं गए और नुकसान की संभावना बनती है। उधर कोटद्वार के शिवराजपुर इलाके में वन विभाग और वन पंचायत की भूमि पर खनन माफियाओं पर कब्जा करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिवराजपुर इलाके में वन भूमि पर खनन माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है और भूमि को खुद बुर्द किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर उन्हें धमकी भी दी जा रही है। कोटद्वार तहसील पहुंची महिलाओं ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच किए जाने की मांग की। महिलाओं ने कहा है कि वन भूमि पर खनन का भंडारण बनाया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जबरदस्ती वहाँ पर कब्जा हो रहा है। पहले भी क्या हुआ कि वहाँ पे जो पेड़ थे वो काट दिए गए। लोग, गांव वाले लोग वहाँ पे पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं तो रातों रात साफ कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पर तो खनन माफिया, भू माफिया, इन्होंने उस जगह को खुर्द बुर्द कर दिया। तो हमारा आज जो हमने एसडीएम साहब से हम जो मिले हैं, तो हमारा यही है कि राजस्व विभाग और आपका ये हमारा वन विभाग दोनों संयुक्त रूप से उस जगह का सर्वे करें। शिवराजपुर देवरामपुर का एक मामला भी संज्ञान में आया है। ज्ञापन इसमें आया है कि संभवतः उन्होंने एक स्टॉक वहाँ पे कोई स्वीकृत हुआ है, तो उसकी जांच कराई जा रही है, क्योंकि कोई भी स्टॉक जो स्वीकृत होता है भंडारण वो प्रॉपर मानकों के तहत होता है। यदि ये स्टॉक इलीगल होगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और तो लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हलचल तेज है। उत्तरकाशी में निलांग बॉर्डर पर आईटीबीपी और सेना के जवान मुस्तैद हैं। जिले के करीब 125 किलोमीटर की सुरक्षा बेहद चुस्त कर दी गई है और बॉर्डर पर सड़क और कनेक्टिविटी के काम भी तेज हो गए हैं। चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की झड़प में कई सैनिक शहीद हो गए। अब इसके बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर भी अलर्ट है। उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ सीमा पर सरगर्मियां तेज हैं।
बॉर्डर इलाकों में जहां निलांग, नागा, नीलापानी, जाडरू, सोनम, त्रिपाणी, पीडीए, सुमला और मंडी तक सैन्य जरूरत के लिए सड़कों का निर्माण हो चुका है और इन स्थानों पर आईटीबीपी और सेना के जवान मुस्तैद हैं, जबकि अग्रिम पोस्ट थागला 1, थागला 2, टीसानचुगला, मुनिंगला पास और रंगमंच गार्ड दर्रों तक अभी सड़क नहीं पहुंची है। अग्रिम पोस्टों से आगे हिमालय की ऊंची चोटियां और गहरी घाटियों के चलते यहाँ भौगोलिक परिस्थितियां बेहद दुर्गम हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कभी भारतीय एवं चीन सेना का आमना सामना नहीं हुआ। बीती 21 मई को सेना के मध्य कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इकरूप सिंह घुमन बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं। जो चीनी जो या तिब्बत का जो बॉर्डर एरिया बहुत निकट है, ऐसे में जो हमारे उत्तरकाशी सीमांत जनपद है, यहाँ के लोगों की जो चिंताएं हैं वो जायज़ हैं और हम तो ये मानते हैं कि इस समय इस एरिया में भी चौकसी थोड़ी बढ़ाई जानी चाहिए। सामरिक मजबूती के लिए सड़क निर्माण की जरूरत के साथ ही इस बीच सेना ने सीमा की सबसे निकटवर्ती चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर MI-17 हेलीकॉप्टर और मल्टीपर्पज विमान AN-32 के साथ अभ्यास भी किया। आईटीबीपी 12वीं एवं 35वीं वाहिनी के हिमवीर बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। साथ ही हर्षिल में तैनात 9 बिहार रेजिमेंट के साथ ही गढ़वाल स्काउट और कुमाऊं स्काउट के साथ ही लद्दाख स्काउट के जवान भी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीमा पर भारतीय जवान मुस्तैद हैं। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर सैन्य झड़प के बाद उत्तरकाशी की नैलांग घाटी में भी चहलकदमी देखी जा रही है। यहाँ पे आईटीबीपी और सेना लगातार गश्त कर रही है। 1962 के बाद यहाँ पर पहला मौका है जब सेना और आईटीबीपी इतनी सक्रिय दिख रही है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। वहीं पिथौरागढ़ में भी लिपुलेख को रोड से जोड़ने के बाद अब बीआरओ ने मीलम से भी चाइना बॉर्डर तक सड़क काटने का काम तेज कर दिया है। इसके लिए बाकायदा मुनस्यारी से हेलीकॉप्टर की मदद से भारी भरकम मशीनें लासपा पहुंचाई जा रही हैं। फिलहाल मुनस्यारी से 18 किलोमीटर दूर लीलम तक सड़क कट गई है, जबकि मिलम से भी लासपा तक बीआरओ ने सड़क काट ली है, लेकिन बीच के हिस्से की कटिंग होनी अभी बाकी है, जिससे भारत मिलम से चीन की सीमा पर आसानी से पहुंच जाएगा। वहां तक कटिंग कार्य पूर्ण हो गया है और उसके आगे बुगडियार से मिलम तक का कटिंग कार्य पूर्ण हो गया है। बीच के सेक्शन में कुछ कटिंग कार्य का प्रगति अभी वर्तमान में अभी आना अवशेष है और हो सकता है कि 1 साल के अंतर्गत हम लोग जो है उस सड़क को भी लिंक करने में सफल हो सकते हैं। तो उत्तराखंड में हर दूसरा घर फौजियों का होता है, इसलिए भारत चीन सीमा पर अचानक बढ़े तनाव से सैन्य परिवारों में संकट, चिंता बढ़ गई है। भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध ने उत्तराखंड के हजारों घरों में एक अनजाना तनाव पैदा कर दिया है। सैन्य प्रदेश से हजारों जवान भारतीय सेना का हिस्सा हैं, लिहाजा युद्ध की आहट ने इन सैनिकों के घर वालों की नींद छीन ली है। परिवार ये सोचकर परेशान है कि क्या पता बॉर्डर से कब बुलावा आ जाए। इस टाइम पे राजस्थान के सूरतगढ़ में है, वो होली में छुट्टी आए थे और 2-3 महीने रह के गए, फिर अभी बुलावा आ गया उनको तो जाना पड़ा, अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करके जाना पड़ा। अभी ये चाइना है, ये पाकिस्तान बॉर्डर पे हो गया और क्या नाम बोलते नेपाल बॉर्डर हो गया, सभी जगह से अब युद्ध की तैयारी है। तो हम यही टेंशन लगा रहता है कि कब युद्ध छिड़ जाए और कब बुलावा आ जाए, बॉर्डर पे जाना पड़े। हालांकि इस टेंशन के बीच फौजी हो या फिर उनके घर वाले, सबके हौसले भी बुलंद हैं, क्योंकि भारतीय सेना के पराक्रम में किसी को कोई शक नहीं। साल 1962 में चीन युद्ध के समय भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके 80 साल के रिटायर्ड सूबेदार मेजर तारा सिंह कहते हैं कि 58 साल बाद एक बार फिर मेरा परिवार 1962 के दौर में खड़ा है, क्योंकि तब तारा सिंह सेना का हिस्सा थे और आज उनके 2 बेटे भारतीय सेना के अधिकारी हैं। सेक्टर में मैंने लड़ाई लड़ी और विजय पाई। उसके बाद में अभी मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे अभी सेवारत हैं, एक अधिकारी हैं, एक जूनियर अधिकारी हैं। और मैं ये कहूँगा अगर चाइना ऑपरेशन करता है तो चाइना के दांत खट्टे करने के लिए दोनों मेरे बेटे तैयार हैं। वाकई ये तारा सिंह जैसे वीर सैनिकों का जज्बा देखने लायक है, जिसे हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, जो तिरंगे की आन बान शान हर कीमत पर बरकरार रखने की कसम खाकर बैठे हैं। और यही जज्बा भारतीय सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बनाता है।
टिहरी जिले में होटल मालिकों और प्रशासन के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब डीएम ने इसे सुलझाने का जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंप दिया है। लॉकडाउन के चलते लगातार प्रवासी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा होटलों को अधिकृत किया गया है। लेकिन होटल मालिकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा किसी होटल में तो किसी में 3 कमरे दिए गए हैं, जिससे उनका पूरा होटल अधिकृत हो गया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा उन्हें पेमेंट भी नहीं किया जा रहा है, जिससे वो खासे परेशान हैं। वहीं पर्यटन विभाग के अधिकारी द्वारा इस संबंध में होटल मालिकों के साथ बैठक की गई है और उनकी समस्याएं सुनी गई। पहली समस्या तो ये है कि जो एक होटल क्वारंटाइन के लिए ले रहे हैं, उनमें अगर पूरे महीने भर अगर 2 कमरे भी अगर उस होटल में इनके क्वारंटाइन के लोग आ रहे हैं, सिर्फ 2 कमरे अगर लग रहे हैं, तो ये पूरे महीने भर उन होटलों को होल्ड कर रहे हैं, जिससे कि होटल वालों को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये तो 2 दिन का पैसा देंगे सिर्फ। तो कोरोना संक्रमण ने लोगों को खासा डरा दिया है और कई तरह के नियम भी इसके बाद बनाए गए हैं। लेकिन नैनीताल में ऐसे ही नियम कई वर्षों पहले अंग्रेजों के दौर में भी बने थे। ब्रिटिश काल में यहां सब्जी और अन्य सामान शहर के बाहर ही सैनिटाइज करने की व्यवस्था थी, तो बीमारी से बचाव के लिए भी अंग्रेजों ने कई नियम बनाए थे। अब इन्हीं नियमों को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। कोरोना काल में लोग डरे हुए हैं और नियमों का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी दौर में नैनीताल को संक्रमण से बचाव के सख्त नियम बने थे। शहर के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने और संक्रमण ना फैले, इसके लिए अंग्रेजी शासनकाल में शहर के बाहर ही वैक्सीनेटर तैनात रहते थे, जहां नियमित रूप से नैनीताल आने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता था और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही शहर में एंट्री दी जाती थी। इसके साथ ही शहर में फल और सब्जी को भी बिना सैनिटाइज किए नैनीताल आने पर रोक थी। नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षकों की चौकियां भी इसकी निगरानी के लिए लगाई गई थी, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में धोकर ही सब्जियों को नैनीताल आने दिया जाता था। अब कोरोना काल में उन नियमों को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उस जमाने में हमारा हेल्थ ऑफिसर इतना ज्यादा सख्त होता। चलिए आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वह हमारे लिए एक नया अनुभव है, जिसके बारे में हम अक्सर बोलते थे कि किसान की आय में वृद्धि कैसे हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसके बारे में फोकस करते हैं और बोलते हैं, फसल के विविधीकरण का हो या फिर इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से एक ही बार में अधिक फसल के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने की स्थिति किसान के परिश्रम से, और हमारे इन सभी किसानों ने, चाहे वह पश्चिम में मुजफ्फरनगर के किसान हो, मेरठ के हैं, संभल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अंबेडकर नगर, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, यानी ये सभी किसान अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किए हैं। लाखों लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश इनके माध्यम से लाने में सफलता प्राप्त हुई है और ये चीज़ें हमें इस बात को बताती हैं कि जहां चाह वहां राह, यानी संकट के समय भी हम रास्ता निकाल सकते हैं और किसानों के परिश्रम ने, उनके मेधा ने आज ये राह प्रदेश के अंदर दिखाई है। और ये तब जब देश के अंदर चीनी मिलें, लगभग 25% चीनी मिलें बंद हो गई थी पहले ही, यानी कोरोना के पहले ही बंद हो गई थी, और कोरोना के कालखंड में भी बहुत कम चीनी चल पाई थी। लेकिन प्रदेश के अंदर हमारे गन्ना विभाग ने सभी 119 चीनी मिलों को चलाया। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक गन्ना किसान के खेत में एक भी गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी, और उस संकल्प को भी पूरा किया। और आज यह भी तय करने का कार्य कि हमने गन्ना पेराई का कार्य कर लिया है। गन्ना पेराई के साथ अब गन्ना मूल्य का भुगतान भी होना है।
यह भी हम करने की दिशा में बढ़े हैं। मुझे लगता है कि हम लोग 1,05,000 करोड़ के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान करने जा रहे हैं। अब कुल 15,000 करोड़ रुपए बाकी रहेगा। ये भी हम अगले कुछ महीनों के अंदर इस गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने उत्तर प्रदेश को अपने परिश्रम से फिर से नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया, गन्ना उत्पादन में भी और चीनी उत्पादन में भी। खांडसारी उद्योग बंद हो गया था, तो खांडसारी उद्योग के दौरान जब किसानों में हलचल थी तो गन्ना विभाग ने फटाफट उन लोगों को लाइसेंस जारी किए और बड़ी मात्रा में जगह जगह खांडसारी उद्योग एक बार फिर से पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, कोरोना के दौरान याद करिए, मार्च प्रथम सप्ताह में अचानक सैनिटाइजर की कमी पड़ गई। 100 ग्राम की जो शीशी थी वह जिसका दाम 80 रुपये होता था, उसकी कीमत 400-500 रुपये में मिलने लग गई। तो गन्ना विभाग ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने कहा चीनी मिल तो चल ही रही है, हम सैनिटाइजर भी बनाएंगे। और सैनिटाइजर का इतना उत्पादन किया कि प्रदेश में हर विभाग को हमने फ्री में सैनिटाइजर उपलब्ध कराया ही गन्ना विभाग ने, बल्कि देश के 28 राज्यों को भी सैनिटाइजर की आपूर्ति सस्ते में की और दुनिया के अंदर भी सैनिटाइजर भेजने का कार्य किया। ये है कि कार्य कैसे होना है और संकट में भी हम राह निकाल सकते हैं। उसका एक दूसरा उदाहरण इस अवसर पर हमारे इस गन्ना विभाग ने किसान बंधुओं की मदद से निकालने का प्रयास किया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारा किसान भाई आज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रवासियों से रोजगार को लेकर मिलने का कार्यक्रम बनाया है। राज्य भर में हजारों की संख्या में प्रवासी लौटे हैं, जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों से बनाए गए मास्क का वितरण भी करेंगे। बंशीधर भगत जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश पर हम पूरे प्रदेश के अंदर में 2 लाख मास्क फेस कवर बांट रहे हैं और 1 लाख सैनिटाइजर पूरे प्रदेश की जनता में बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मोदी सरकार जो हमारी दूसरी आई है 2.0, हम उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के भी समाज के बीच में हैं। उधर योग दिवस से पहले आज योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योग प्रोटोकॉल रिहर्सल किया। हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर इसका आयोजन किया गया था। इस दौरान बाबा रामदेव ने कई तरह के योगासन लोगों को दिखाए और सिखाए। 21 जून को योग दिवस से पहले बाबा रामदेव ने लोगों को योग के आसन करने को कहा और सभी से इस योग दिवस में घर पर ही योग करने की अपील की। रामदेव के साथ हर की पैड़ी पर कुछ और लोग भी मौजूद थे। वैसे हर वर्ष योग दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर होता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से दिक्कतें हैं, इसलिए कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहा है और लोगों से घर पर ही योग करने की अपील की गई है और इसीलिए बाबा रामदेव ने लोगों को योगासन यहाँ पर सिखाए। ये हमारा कर्म, हमारी सेवा, हमारा साधन अखंड रहे। अपने सेवा धर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का हम निर्वहन कर सके, ऐसे हमारा ध्यान योग सिद्ध हो जाए और ये ध्यान हमारा स्वभाव बन जाए। ऐसे अखंड ध्यान में, अखंड योग में हम सदा प्रतिष्ठित रहें। उधर चंपावत जिले के पहाड़ी के साथ मैदानी इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। रुक रुक कर बारिश के चलते सड़क में कीचड़ होने से बेलखेत और चलती के पास वाहनों को निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। तो मौसम विभाग ने टनकपुर बनबसा में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की है। वहीं ऊधम सिंह नगर के खटीमा में भी सुबह से रिमझिम बारिश चालू। अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।